हिंदी का ये 53 का क्वेश्चन चल रहा है। नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान देना है कि शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया। कि टीचर को समाचार पत्र से न्यूज़पेपर से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या फिर एक हफ्ते या फिर उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। विश्लेषण करना मतलब क्या हो रहा है कि उसको तज्जिया करने के लिए कहा जा रहा है कि एक स्पेशल रिपोर्ट। तो अब यहाँ पर है कि शिक्षार्थी जो तलबा रहेंगे समूची कक्षा में, समूची कक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्लास में, जहाँ पर सारे शामिल है, शमूलियत वाली क्लासरूम में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। प्रस्तुत यानी प्रेजेंट करने के लिए ग्रुप काम करते हैं और विश्लेषण करते हैं कि फिर बाद में तज्जिया कर रहे हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम का कौन सी युक्ति शामिल है? कि भाषा अधिगम की सीखने की, के जुबान सीखने की, आमोजिश की कौन सी युक्ति शामिल है? यहाँ तक हम कल देख रहे थे। तो पहला इसका है कि अध्ययन, संलग्नता, विमर, इस्तेमाल, भाषा। दूसरा है कि प्रस्तुति, अभ्यास, परिणाम, भाषा। कार्य आधारित भाषा अधिगम, प्रयोग में भाषा पद्धति। सर आंसर सी, कार्य आधारित भाषा अधिगम। काम पर आधारित सी। हम्म। और दूसरे का क्या हो रहा है? प्रस्तुति, अभ्यास, परिणाम मतलब प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और नताइज। प्रयोग में भाषा पद्धति यानी कि इस्तेमाल में लिसानी तरीका। और पहला अध्ययन, संलग्नता, विमर, मुताला, मसरूफियत और इस्तेमाल, यूज में लाना, स्टडी, एंगेजमेंट, ये सारा विमर का कुछ और है। तो अब देखते हैं इसका जवाब। तो इसका है पहला। पहला क्यों हो गया अभी? मतलब क्या कहा गया था सवाल? एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, समूची कक्षा है, वहां पर प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं और विश्लेषण करते हैं, तज्जिया। तो भाषा सीखने की कौन सी युक्ति इसमें शामिल है? जिसमें क्या था? समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कह रहे हैं। शहरों के मौसम को एक हफ्ता या उस दिन खास तौर से विशेष के मौसम का तज्जिया करने के लिए। पहले क्या किया? मुताला किए या स्टडी हो जाएगी। फिर उसके बाद संलग्नता यानी कि एंगेजमेंट, मसरूफियत, विमर, इसका हाँ, और इस्तेमाल, इस्तेमाल में लाना, भाषा। तो भाषा जैसे कि हमने देखा था कि इस्तेमाल में लाने के लिए खास, तो इससे ये हिंट याद रख सकते हैं आपके स्टडी से लेकर मसरूफियत से वो इस्तेमाल में लाई जा रही है, तो इसलिए उसका अधिगम की युक्ति ये शामिल रह रही है। ये क्यों नहीं हुआ? प्रस्तुति, अभ्यास, परिणाम के नताइज पर मबनी है। अभी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली ये नतीजा फेज रिजल्ट पर नहीं आएगा भाषा। और ये कार्य आधारित भाषा अधिगम के काम दिया गया। ऐसा लग रहा है कि ग्रुपों में दिया गया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो ग्रुप में काम कर रहे हैं तो तज्जिया कार्य आधारित रहेगा। लेकिन कार्य आधारित नहीं, क्योंकि भाषा का इस्तेमाल जैसे कि हमने देखा था कि जोर भाषा पे दिया जा रहा है कि उसके इस्तेमाल में लाने के लिए। अब प्रयोग में भाषा इस पद्धति लिसानी, ये भी तो इस्तेमाल आ रहा था, फिर ये क्यों नहीं हुआ? लिंग्विस्टिक का मेथड था ये। भाषा इस पद्धति मतलब भाषा नहीं था वो। भाषा इस पद्धति मतलब लिसानी तरीका, कि भाषा का तरीका, पद्धति। तो भाषा पे नहीं, भाषा के तरीके को इस्तेमाल में लाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस वजह से ये इस्तेमाल वाला ये नहीं हुआ। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को गलतियों को नोट करती जाती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि भारती नाम की एक शिक्षिका है, तो वो क्या कर रही है? कक्षा 8 को, 8 स्टैंडर्ड के शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट को गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह में मतलब एक वीक में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है। कि हफ्ते में एक बार तलबा से इस पर चर्चा भी करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है।
तो उनका ध्यान आकर्षित करती है और ये भी बताती है कि ये गलतियां कैसे हुई होंगी। वो शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है, कि फिक्र गौर व फिक्र करने के लिए भी कहती है। वो क्या कर रही है इस तरह से। हम्म। जो सवाल समझा कि भारती नाम की एक टीचर है, वो 8 स्टैंडर्ड आंसर। के बच्चे हैं, गलतियों को नोट करती है और हफ्ते में एक बार वो शिक्षार्थियों से उस पर चर्चा कर रही होती है और गलतियों पर ध्यान दिलाती है कि देखो तुम ऐसे कर रहे थे। फिर बाद में बताती है कि गलतियाँ किस तरह से हुई होंगी, क्या मिस्टेक तुमने की थी। तो इससे गौर व फिक्र करने का मौका मिलेगा बच्चों को। ये क्या है, त्रुटि विश्लेषण, कि मतलब गलतियों का तज्जिया, प्रतिपुष्टि देना, प्रतिपुष्टि यानी प्रतिपुष्टि देना, और उसके अलावा क्या है, व्याकरण के नियम बताना, कि ग्रामर के उसूल बताना, व्याकरण सीखना, ग्रामर कवायद सीखना। प्रतिपुष्टि देना मतलब इसका क्या हुआ, प्रति फीडबैक तो नहीं है सर? राय देना। हाँ, अच्छा। त्रुटियां गलतियां, खराबी नहीं, गलतियों में उसको इस्तेमाल करेंगे, गलती में। तो गिविंग फीडबैक, क्या राय देना, फीडबैक्स, ये भी आ सकता है, प्रतिपुष्टि देना। हाँ, तो ऑप्शन बी आंसर होगा फिर से। ऑप्शन बी। उसके अलावा फीडबैक, ए सर, त्रुटि विश्लेषण गलतियों का। तो उसका बी बी। जवाब सही है। हम्म। त्रुटि सर, विश्लेषण प्रतिपुष्टि के मीनिंग क्या है सर? प्रतिपुष्टि देना मीन्स भाई फीडबैक देना, राय देना। फीडबैक देना। क्या रही है, फीडबैक दी जा रहा है। त्रुटियों का विश्लेषण के तज्जिया डायरेक्ट नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा। कि कार्य लेखन के, निम्नलिखित कार्य मतलब इसलिए जो दिया गया काम है, तो काम लिखने के किस प्रकार के, कौन सी टाइप के अंदर आता है। कल्पना करें, इमेजिन करना है, तस्वुर की कहानी में आप एक क्या है, पात्र है। अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखे, मतलब पत्र लिखने वाला पात्र ऐसा कह दिया गया, मतलब राइटर को ऐसा कह दिया गया शायद। तो पत्र लिखने वाला पात्र हो गया, तो वो भावनाएं बताने के लिए मित्र को पत्र लिखो। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्या हो गया, किस प्रकार में आ रही है, एक्स्ट्रा पॉलिटिव लेखन में आ रहा है, या फिर रचनात्मक लेखन, या तर्क संबंधी लेखन, या वर्णनात्मक लेखन। ऑप्शन ए, एक्स्ट्रापोलेटिव। क्यों आएगा एक्स्ट्रा पॉलिटिव का मतलब। क्योंकि वो ना अपनी चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है ना, लेकिन वो एक तरह का ना इनफॉर्मल लेटर लिख रहा है वो। फॉर्मल लेटर लिखने से एक एक्स्ट्रा पॉलिटिव। इनफॉर्मल, हाँ। उसके अलावा दूसरे का मतलब होता है तखलीकी तहरीर, तर्क संबंधी मुंतफी, जो आता है मुंतफी सलाहियत, या फिर इसको क्या कहेंगे, लॉजिकल राइटिंग, तर्क। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये वर्णनात्मक, ये जो रह रही है वजाहती, मतलब वजाहती। तो एक्स्ट्रा पॉलिटिव लेखन। तो चेक करते हैं, ए बिल्कुल सही जवाब है, एक्स्ट्रा पॉलिटिव लेखन, एक्स्ट्रा पॉलिटिव लेखन। तो इंद्राज वगैरह करने का एक्स्ट्रा पॉलिट का मतलब ये इस तरह से आता है। एक फॉर्म होता है या ओपिनियन होती है कि जजमेंट बनाने, फैक्ट्स बताने, डिफरेंट सिचुएशन, स्थिति से संबंधित। तो एक्स्ट्रा पॉलिट का मतलब ये होता है पास्ट ट्रेंड्स वगैरह। तो ये चीजें मतलब जैसा खत जो होता है, तो खत लिखने में चीजें बताई जाती है कि पास में क्या चल रहा है आज का। तो वो सारी चीजें तो एक्स्ट्रा पॉलिटिव लेखन में ये इसमें आ जा रहा है, कि ओपिनियन देना सर, ये इंग्लिश वर्ड जैसे। दे दिए ना सर उसमें उन्होंने हिंदी में। हिंदी नहीं है हाँ ना सर, ये एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन मतलब। हाँ, तो वो हिंदी में जैसा स्टेशन। हाँ, क्योंकि उसका नाउन मतलब जैसा पढ़ने में लिखने के प्रकार जो आते हैं टाइप्स, तो एक्स्ट्रा पॉलिटिव लेखन में उन्होंने उसको भी इंग्लिश में ही नाम रख दिया है। बाकी को तो उन्होंने रचनात्मक, तर्क वगैरह हाँ रख सर, दिया। रचनात्मक, लेकिन हाँ, ये उन्होंने इंग्लिश में रख दी। इसमें इंग्लिश में रखा है, जिसका मतलब आता है कि कोई भी स्थिति से संबंधित जो भी आधार पर स्थिति को मूल्यांकन करना,
कि क्या सिचुएशन चल रही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 यानी एनईपी पॉलिसी जो है, तो एनईपी 2020 के किसके अध्ययन की अनुशासन करती है? अनुशासन करना मतलब क्या होता है? तजवीज करना। तो कौमी तालीमी पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वो रिकमेंड किसको करती है? तजवीज क्या करती है? रिकमेंड, अनुशासन करती है। इंग्लिश और विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृति को, या संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, मातृभाषा दूसरी भारतीय भाषाएं संस्कृत, विदेशी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं, घर की भाषा मातृभाषा दूसरी भारतीय भाषाएं विदेशी और शास्त्रीय भाषा। ऑप्शन सी सर। मातृभाषा दूसरी भारतीय भाषा है संस्कृत और विदेशी शास्त्रीय भाषा। और उसके अलावा घर की भाषा या मातृभाषा दोनों भी ले सकते हैं। ऑप्शन डी क्या? ऑप्शन डी सर, घर की भाषा ऑप्शन डी, मातृभाषा दूसरी भारतीय भाषा। इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि संस्कृत। संस्कृत का नहीं दिया हुआ है कहीं ना, मतलब कि संस्कृत होना चाहिए लैंग्वेज में, हाँ, और इसमें संस्कृत है यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ ये नहीं पर आएगा फिर। हाँ, इसमें भी संस्कृत है, तो उसका बी आ रहा है। बी क्यों आ रहा है? संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो एनईपी पॉलिसी जो 2020 वाली है, उसके हिसाब से आपको देखना है कि पहले तो मतलब जैसे कि जो उसका अमेंडमेंट है, सबसे पहले तो उसके अंदर यहाँ पर देखिए इंग्लिश आ रही है, उर्दू भी बता रहा है ये बी के अंदर, संस्कृत, तमिल। शास्त्रीय भाषा क्या है सर? शास्त्रीय भाषाएं किसको कह सकते हैं? जैसे कि क्लासिकल वगैरह में, हाँ, उस तरह से आ जाएगी। और क्या हो सकता है शास्त्रीय भाषा में? जैसे क्लासिकल जिसको कहेंगे, क्लासिकल, जैसे कि बहुत सारे क्लासिकल डांस वगैरह होते हैं, फोक डांस वगैरह। तो वैसे भाषाएं में जो शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस उसको कह सकेंगे। हम्म। ये सर पूरे मिलाकर जो भाषा है, लैंग्वेज रहती है, उसको शास्त्रीय भाषाएं बोलेंगे ना? नहीं, पूरी नहीं। भाषा में डाकर नहीं रहेगा। ओल्ड लैंग्वेजेस, जो सर जो मुकामी सबसे पुरानी। लैंग्वेज है हाँ, सर, जो मतलब मुकामी लैंग्वेज बोलेंगे, इलाकाई। कैटेगराइज जो कैटेगराइज किया हुआ है उसको, सारे भाषाओं को, तो उस तरह से ये रहेगा। अब इसको अगर कुछ क्रॉस चेक अगर हम करके देख सकते हैं तो इसके बारे में कुछ डिटेल जो मिल रही है, तो उसको कोशिश करें। एनईपी 2020 पॉलिसी, जिसको क्या आ रहा था? रिकमेंडेशन, रिकमेंड। जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज में मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर ये आ रहा है, और सेकंड लैंग्वेज क्या है? हिंदी, अनदर मॉडर्न इंडियन और इंग्लिश भी हो सकती है। और इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ये वाले हमने पहले पढ़े थे, हिंदी और इंग्लिश। और थर्ड के अंदर जो बाकी आ जाएंगे, जैसे कि शास्त्रीय भाषा वगैरह, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, क्लासिकल, कुड भी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तब इसके अंदर ये फॉरेन लैंग्वेजेस भी शामिल हो सकते हैं ऑप्शन के तौर पर, सेकेंडरी लेवल पर, ऑप्शन के तौर पे, एज एन ऑप्शन। तब यहाँ पर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगीज, रशियन, ये वाले आ रहे हैं, जिसके अंदर से सारा फिर वो आ रहा है। और नेटिव लैंग्वेजेस जो सपोर्ट करेगा नेटिव टंग्स को। तो इस तरह से इसका जो आप पूरा पढ़ेंगे एनईपी का,
तो उसके कैटेगरीज बने हुए हैं। इसके वास्ते एक और टॉपिक ले लेंगे। इस पर एक सवाल आया था तो वो देखते हैं कि देखिए इस तरह से आया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड करता है स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस को भी रिकमेंड करता है वो, स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, जैसे कि कोरियन कोरियन हो गया, जापानीज हो गया, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज एंड रशियन। जैसे कि यहाँ पर संस्कृति वगैरह का भी जो आ रहा था दिमाग में, तो ये आया था सीटेड पेपर 2 वालों के लिए। ये 21 जनवरी 2022 को ही आया था क्वेश्चन इस तरह। तो ये क्या पार्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब इसमें ऐसा आया था सवाल, तो जिसमें था कि एडिशनल लैंग्वेजेस, तो इसके अंदर हमें कभी भी क्या याद रखना रहेगा, एडिशनल करके उसके अंदर ज्यादा चीजें आ रही थी कि एडिशनल जायद जुबानें। अब देखिए इसके बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक एम्बिशियस और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी जो इंश्योर करती है अपॉर्चुनिटी चिल्ड्रन को टू होन देयर टैलेंट्स बाय फिक्सिंग द लाइकिनी इन एजुकेशन सिस्टम में। तो एनईपी 2020 ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, ये सारी उसके बारे में डिटेल है। फॉरेन लैंग्वेज को एडिशनल ऑप्शन के तौर पे सेकेंडरी स्टेज में होना, जिसके अंदर ये सारे आ गई। इंडियन लैंग्वेजेस भी, हाई क्वालिटी ऑफरिंग इंडियन लैंग्वेजेस, और साथ ही साथ क्या आएगा, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज जैसे कोरियन वगैरह जो अभी पढ़ा है सारा। फिर कल्चर के हिसाब से अबाउट टू लर्न अबाउट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड टू एनरिच देयर ग्लोबल नॉलेज एंड मोबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट। फिर क्लासिकल लैंग्वेज जो पूछ रहे थे आप, क्लासिकल शास्त्रीय भाषा, ये एज एन एडिशनल ऑप्शन रहेगा सेकेंडरी स्टेज पे, एज द इम्पोर्टेंस कि उसकी अहमियत को लेकर, रिलेवेंस रिलेशंस को लेकर, और ब्यूटी ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ओवरलुक। इंडिया इज एक्सट्रीमली रिच लिटरेचर इन अदर क्लासिकल लैंग्वेज, जो कि बता दिया गया कि जिसमें तमिल आता है क्लासिकल में, तेलुगु आता है, कन्नड़ा है, मलयालम और ओडिया। तो ये जो लैंग्वेजेस है तो ये क्लासिकल के अंदर टर्म आ जाएंगे। जिसमें अगर आप बात करें कि मदर टंग या होम लैंग्वेज की एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5th एंड पॉसिबिलिटी अप टू क्लास 8 में, तो फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का आ जाएगा इसके अंदर, लर्न जो करेंगे चिल्ड्रन एज पर द चॉइस ऑफ स्टेट रीजन ऑफ कोर्स। तो ये रहेगा एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 सेल स्थानीय फार्मूला आर नेटिव टू इंडिया में। तो इसके हिसाब से क्लियर है कि एनईपी 2020 रिकमेंड करता है स्टडी फॉरेन लैंग्वेजेस के भी और एडिशनल लैंग्वेजेस के तौर पर भी, पोर्तुगीज, रशियन वगैरह ये एडिशनल लैंग्वेज के तौर पर भी। और क्लासिकल की जब बात करें फिर से हम देखें कि मतलब एडिशनल लैंग्वेजेस को यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया गया ग्लोबल मोबिलिटी के लिए। दूसरा क्लासिकल लैंग्वेजेस जिसके अंदर शामिल है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और ओडिया, इस तरह। और उसके बाद होम लैंग्वेज या मदर टंग इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर 3 लैंग्वेज आना चाहिए, 3। तो अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाए और जब देखते हैं कि संस्कृत, तमिल, तो अभी यहाँ पर इसमें से क्या है, तमिल वाली क्लासिकल से आ गई, क्लासिकल से तमिल आ गई। तमिल और शास्त्रीय भाषा ये 2 चीज हो गई। और अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी ये सेल लिसानी फॉर्मूले में बैठ गया सपोज, संस्कृत मिलाकर। और इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज में रख दिया गया एडिशनल, मतलब एडिशनल लैंग्वेज के तौर पे फ्रेंच वगैरह नहीं रखा गया। हाँ, हिंदी, उर्दू और संस्कृत 3 सेल लिसानी। जो कि यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है उसमें बताया गया कि क्या था इसमें, 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला एज सेल स्थानीय फार्मूला, स्टेट के हिसाब से भी, रीजन के और कोर्स के हिसाब से भी। तो इस तरह से क्या हो गया, क्लासिकल भी शामिल हो गया उसमें। अब ये वाली क्यों नहीं है कि घर की भाषा, मातृभाषा दूसरी, भारतीय भाषा, विदेशी, शास्त्रीय। अब इसमें भी तो था कंफ्यूज होने के लिए, सपोज अगर ये नहीं आता था तो घर की भाषा, मातृभाषा आप लेते ही थे, दूसरी भारतीय भाषा है, और विदेशी आप समझते थे ग्लोबल, जिसमें आप फ्रेंच वगैरह रख सकते थे, और शास्त्रीय ये भी तो था, तो ये क्यों नहीं हुआ। ये एक हो गया, ये काउंट। अगर हम दूसरी रखते हैं, हाँ दूसरी भारतीय भाषा है, तो ये 2 हो गए सिर्फ, और विदेशी और शास्त्रीय, तो इसमें सेल स्थानीय में 3 नहीं बैठे यहाँ पर। विदेशी में ये हो गया था और शास्त्रीय में क्लासिकल हो गया। अब ये वाला क्यों नहीं हुआ, मातृभाषा दूसरी भारतीय भाषा है संस्कृत,
ये 3 यहाँ पर बैठे अगर सपोज, अब विदेशी, तो दूसरी भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषा, ये टर्म एक हो रहा है जिसको डबल लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए दूसरी भारतीय भाषा और विदेशी भाषा। दूसरी भारतीय भाषा में तो आप क्लासिकल अगर रख रहे हैं अगर सपोज, तो शास्त्रीय भाषा यहाँ पर, तो ये रिपीट हो रहा है, जहाँ पर यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ था अलग अलग। और ये क्यों नहीं हुआ, इंग्लिश और विदेशी भाषा है, तो ये तो विदेश में ही इंग्लिश हो गया, एक में काउंट। हाँ, मातृभाषा और संस्कृत जिसमें एक रह जा रहा था। हाँ, ये दो है, तो इस तरह से कंफ्यूज किया गया था विदेशी भाषा में। क्योंकि जब भी मातृभाषा क्यों नहीं है यहाँ पर, एक और मतलब आपको समझाते हैं। नहीं, उसके अलावा क्या है कि मातृभाषा सीखी नहीं जाती पहले, तो अधिगम में नहीं आई। तो एक हिसाब से इक्तसाब एक्विजिशन वाली, इसलिए घर की भाषा एक कट हो गया डायरेक्ट, मतलब काउंटिंग में नहीं आएगा क्योंकि सीखने नहीं आ रही, मातृभाषा है। हाँ, ये मातृभाषा इसलिए कट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर मातृभाषा है, यहाँ नहीं, क्योंकि एक्विजिशन वाली हटाकर अधिगम वाली या फिर लर्निंग वाली, आमोदिश वाली चीजों को रखा गया। तो तब हम ये याद रख सकते हैं मोटा मोटा कि मातृभाषा पहले निकाल लेना। एनईपी 2020 के हिसाब से अगर सवाल आता है कि आप उसको रखकर नहीं भी देखें, तो मातृभाषा वाले हटा दीजिए, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, और यहाँ से, तो ऑटोमेटिक आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर रखकर देख लेना। उसके बाद अब देखते हैं कि पाठ्य सामग्री की परमाणी सर प्रमाणिकता क्या हिंदी है। का कंटेंट कराइए ना सर, थोड़ा सा हमको, मतलब क्योंकि हिंदी अगर का कंटेंट होगा तो सर हमारे पास, हाँ सर, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कर सकते हैं ना। अगर हिंदी का कंटेंट ही नहीं है सर अपने पास कंटेंट, थोड़ा। ठीक है, हम उसके हाँ सर। और आपको, जो पहले भी लिए थे आप शायद उसमें थे नहीं, तो हम उसको एक रिकॉर्डेड भेज देते और एक पीडीएफ भेज देते ओके सर। कि दोनों चीजें। तो अब ये इसका मतलब बताइए कि क्या होगा, पाठ्य सामग्री की प्रमाणिकता क्या होती है। कि मुताले के मवाद की सदाकत क्या है। मुताले के मवाद की सदाकत मतलब व्हाट इज ऑथेंटिसिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। ऑथेंटिसिटी क्या होती है, सनद क्या है, जैसा प्रमाण पत्र होता है तो प्रमाणिकता, सर्टिफिकेट, सनद क्या है, पाठ्य सामग्री, स्टडी मटेरियल, मुताल्ला मवाद। तो पहला क्या है कि पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री के ऐसा स्टडी मटेरियल जो डेवलप किया हुआ है टेक्स्ट बुक्स ऑथर के जरिए, या उसको ऐसा कह सकते हैं निसाबी किताब के मुसन्निफिन के जरिए तैयार करदा मुतालियाती मवाद, या किसी संदर्भ या तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री, मतलब सयाक व सबाक से माखूज और फितरी जबान का इस्तेमाल करते हुए मतनी मवाद, ये मतन से रिलेटेड। तो इसको हम क्या कहेंगे कि टेक्स्ट मटेरियल डिराइव फ्रॉम अ कंटेक्स्ट एंड यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। और अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री, यानी कि इंस्ट्रक्टिव मटेरियल गिवन बाय द ऑफिसर। इंस्ट्रक्टिव मटेरियल मतलब क्या है कि अफसर की तरफ से तदरीसी मवाद, निसाबी किताब का पूरा मवाद, लास्ट के पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य पूरा, समूची इंक्लूसिव मुकम्मल तौर पर मवाद। और क्या है, वर्तान, हाँ वृतांत। तो वृतांत का मतलब क्या हो जाएगा, बयानिया, बयानिया, जैसा वर्तन ही करना तो वृतांत, बयानिया, नरेटिव। तो इंटायर कंटेंट एंड नरेटिव ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो क्या होगा इसका, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। बी है कि किसी संदर्भ या प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री, जिसका मतलब क्या था, सयाको सबाक से, क्या आएगा उसका मतलब, सयाको सबाक और फितरी जुबान के इस्तेमाल से मिलने वाला मवाद। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टेक्स्ट जो अराइव हो रहा है कॉन्टेक्स्ट और नेचुरल लैंग्वेज के यूज से, ऐसा टेक्स्ट। उपाजी मतलब उपजी, उपजी मतलब क्या हो रहा है, आने वाला। हाँ, हाँ, तो
उपजी आने वाला, अराइजिंग या फिर पैदा होने वाला मतनी मवाद, पाठ्य सामग्री। उसके बाद 58 देखते हैं, कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है। कौन सी गतिविधि है जो पोर्टफोलियो आकलन से रिलेटेड है, तो इसको क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो के तशखीस से मुताल्लिक जो है, विच एक्टिविटीज रिलेटेड टू पोर्टफोलियो असेसमेंट। पहला है कि अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, कि टीचर नोट डाउन कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड्स ऑफ ईच स्टेज ऑफ लर्निंग ऑफ द लर्नर्स। क्या है इसका? क्या असातिज़ा नोटबुक बनाते हैं और सीखने वालों के साथ सीखने के हर मरहले का रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरा क्या है? अध्यापक शिक्षार्थी के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे कि हर गतिविधि के लिए अंक दिया जा सके। मतलब क्या है? क्या असातिज़ा हर तालिब इल्म के काम का रिकॉर्ड रखते हैं ताकि हर सरगर्मी के लिए क्या हो जाए, हर सरगर्मी के लिए नंबर उनको दिए जा सके, अंक दिए जा सके, मतलब नंबर दिए जा सके। क्या हो गया कि असातिज़ा हर तालिब इल्म को क्या कर रहे हैं, प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रख रहे हैं कि हर गतिविधि, हर सरगर्मी के लिए एक नंबर दिया जा सके। और तीसरा है कि अध्यापक अभिभावकों को यानी कि वालिदैन की मदद के लिए पृष्ठ पोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं। ख्यालात, पृष्ठ पोषण देने के लिए, ख्यालात देने के लिए क्या रखते हैं, सपोर्ट, राइट करते हैं उनके थॉट्स रिपोर्ट कार्ड में, सपोर्ट करने पेरेंट्स को, पृष्ठ पोषण सपोर्ट करना या फिर अपने ख्यालात देना, लिखना मदद करने के लिए, पृष्ठ पोषण देने के लिए, मदद के लिए ख्यालात लिखना। और उसके बाद कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना, के क्लास में सीखने वाले की तरफ से की जाने वाली तमाम सरगर्मियों का क्या करना, रिकॉर्ड रखना। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज डन बाय द लर्नर इन द क्लास। ऑप्शन डी। पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित, तो उसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है? अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के सीखने के आमोजिश के प्रत्येक चरण के हर स्टेज के बारे में टिप्पणी लिखते हैं, नोट लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड। तो पोर्टफोलियो में ओवरऑल चीजें आती है पोर्टफोलियो में, तो इस वजह से यहाँ पर हर एक आना जरूरी है, प्रत्येक चरण, प्रत्येक चरण। और ये क्यों नहीं हुआ? अंक देना सिर्फ रैंकिंग हो गया। रैंकिंग कौन सा आता है, अलग आता है। नहीं, निगेटिव नहीं, निगेटिव नहीं होता। पोर्टफोलियो, उसके बाद में और क्या होता है, चार चीजें। पोर्टफोलियो होता है, फिर उसके बाद में और क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है चेकलिस्ट, सर। मुझे लगा चेकलिस्ट फर्स्ट होता है, वाला शायद एनेक्डोटल। रेटिंग स्केल होता है। ये सब भूलते जा रहे हैं। तो अंक दिए जाना, रूब्रिक्स रहता है। रैंकिंग, रैंक में आ रहा है बराबर। क्या बोले, ऑनलाइन से बोलिए। सर उसके टाइप्स बता रहे थे हम। हाँ टाइप्स, हाँ कौन कौन से बताए, फिर से बोलिए। एक रूब्रिक्स रहता है, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड हाँ रहता है, एक एनेक्डोटल रेटिंग रिकॉर्ड, स्केल रहता है, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो। बराबर, चेकलिस्ट इस तरह। उसके बाद में अब क्या था कि अध्यापक अभिभावकों के, हाँ ऐसे पहले ये पढ़ते, ये क्यों नहीं हुआ कि मतलब उनको एक मदद देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने ख्यालात लिख रहे हैं बस। तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ज्यादातर चीजें आती है, हादसाती इंफराद से। और कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। तो अब यहाँ पर भी देखिए सभी था, सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। लेकिन क्या था यहाँ पर, कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली, कि तालिब इल्मों के जरिए की जाने वाली सभी गतिविधियों, सरगर्मियों का रिकॉर्ड रखना। और इसमें क्या फर्क है कि अध्यापक कर रहा है, शिक्षार्थियों के अधिगम के, तब सीखना आमोजिश भी जहाँ पर शामिल है, कि प्रत्येक चरण, तो उसमें चरण आ गए, स्टेजेस के बारे में टिप्पणी भी लिखना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये मुकम्मल जवाब हुआ। और ये कंफ्यूज करना था कि कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रख लो, जो कि हादसाती इंदराज में ज्यादातर एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आता है ये चीज। उसके बाद में अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कि एक अध्यापक
कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्य का एक अनुच्छेद पढ़कर क्या करते हैं, सुनाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक अध्यापक है, मतलब टीचर, वो कक्षा 8 मतलब स्टैंडर्ड 8 के विद्यार्थियों को, ये 8 स्टैंडर्ड के जो तालिब इल्म है, तो उनको क्या कर रहे हैं कि एक 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुना रहे हैं, मतलब एक पैसेज जो कि 10 वाक्यों पर डिपेंड बेस्ड है कंटेंट, वो सुना रहे हैं और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वो श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पूर्ण लिखे। कि श्रवण के आधार पर, श्रवण मतलब सुनने के आधार पर क्या करना है, एक पूर्ण लिखे, खुद से लिखना है मतलब। फिर अब अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप अपने तौर पे भी रख सकते हैं कि आपके जहन से जो आ रहा है। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। अब उन्हें सिर्फ पैसेज के मीनिंग को मीनिंगफुल होना चाहिए, उसी चीज पर आना चाहिए। जैसे कि खरगोश कछुए की स्टोरी, तो कछुआ ही जीतना चाहिए, खरगोश नहीं। फिर वो लिख सकता है अपने हिसाब से। ध्यान में रखना है। और इस गतिविधि को क्या कहते हैं, इस गतिविधि को अनुच्छेद श्रुत लेखन के कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो है तो इमला नवेसी, या पारस्परिक श्रुत लेखन के, पारस्परिक मतलब क्या होगा, और वाक्य द्वारा द्वारा श्रुत लेखन, सब में श्रुत लेखन है लेकिन। पैराग्राफ डिक्टेशन, डिक्टेशन, तो क्या हो रहा है ये चारों का, ऑप्शन ए आएगा सर। म्यूचुअल डिक्टेशन थ्रू सेंटेंसेस, और इसी तरह से आ रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन डिक्टेशन। सर अनुच्छेद श्रुत लेख। अनुच्छेद श्रुत लेखन, और उसके अलावा सर इसका मीनिंग समझा दीजिए, किसका, ये ऑप्शन का। अनुच्छेद श्रुत लेखन मतलब ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू में, और पारस्परिक मतलब बाहमी आता है वैसे तो पारस्परिक। और क्या टर्म आ सकता है पारस्परिक, उसके बाद मतलब बाहमी एक लिखना मतलब मिलकर लिखना, मिलकर। वाक्यों द्वारा श्रुत लेखन की डिक्टेशन करना सेंटेंसेस से, वाक्यों के जरिए सेंटेंसेस को लेकर, क्योंकि वहां पर वाक्यों की बात की गई थी, वाक्यों का 10 तरह से। और व्याकरण अनुवाद श्रुत लेखन के ग्रामर तर्जुमा, ग्रामर का तर्जुमा, ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड होता है। तो क्या आएगा, अब दो में कंफ्यूज है कि कुछ को लग रहा है कि अनुच्छेद है तो ए होना चाहिए अनुच्छेद, और कुछ को लग रहा है कि वाक्यों को आया है तो वाक्य होना चाहिए। तो उसका है ए वाला सही जवाब, अनुच्छेद, क्योंकि वाक्य जो है तो बेस्ड है अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को। यहाँ पर देखिए ऊपर एक अनुच्छेद पढ़कर सुना रही है, तो मेन क्या है कि अनुच्छेद पढ़कर सुना रही है। 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद, तो 10 वाक्य अलग नहीं थे, 10 वाक्यों पर बेस था। जैसे कि अब हम एक सवाल लिखते कि 10 जुमलों में जवाब दीजिए, 5 जुमलों में, 2 जुमलों में, तो आप उसको रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। तो वैसे ही अनुच्छेद ही पढ़ रहे हैं लेकिन जो कि 10 वाक्यों पर बेस था, तो वो वाक्य बेस नहीं रहेगा, अनुच्छेद श्रुत लेखन ये हो जाएगा पैसेज वाला। उसके बाद में तो सही जवाब है ऑनलाइन से। और उसके बाद में नेक्स्ट के एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में, अब ये भी है अनुच्छेद कि हर पंक्ति में क्या आ रहा है कि छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश क्या हो रहा है कि हटा दिया जा रहा है। एक शब्द हटा दिया जा रहा है, वर्ड या फिर वाक्यांश। वाक्यांश मतलब अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वाक्यांश मतलब पैराग्राफ से हर सत्र में से छठे या सातवें लफ्ज के बाद कोई लफ्ज या जुमला हटा दिया जाता है, फिर उसे मुकम्मल करने को कहा जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो इस परीक्षण को क्या कहेंगे, इस टेस्ट को क्या कहते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के मतलब खाली जगह पूर्ण करना, व्याकरण रिक्त कार्य और क्लॉज टेस्ट, या फिर अनुच्छेद को पूरा करना। ऑप्शन सी, क्लोज परीक्षण। ऑप्शन ए सर, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ऑप्शन है रिक्त स्थानों की फिलिंग इन द ब्लैंक्स, और दूसरे का मतलब है कि व्याकरण रिक्त कार्य, ग्रामर ब्लैंक वर्क के मतलब कवायद पर जो मबनी रहेगा उस पर काम, क्लॉज टेस्ट, या फिर पैराग्राफ को मुकम्मल करना, अनुच्छेद को पूरा करना। और सवाल अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें
शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश को हटा दिया जा रहा है, कोई वर्ड को या वाक्यांश को फिर पूरा करने कहा जा रहा है। सर ये सी वाला जो ऑप्शन है तो सर ये टीचर की निगरानी में किया जाता ना क्लोज परीक्षण। तो इसमें हटा दिया जा रहा है पूरा करने, तो ये इसमें ऐसा एग्जाम का नहीं बताया खाली गया। जगह पूरी करो बोल के आएंगे ना सर इसमें, मतलब खाली जगह को पूरा करना है। क्लॉज टेस्ट भी एक हिसाब से खाली जगह में आता है ज्यादातर, 6 या 7वें शब्द के बाद और हर छठे या सातवें शब्द के बाद में हटाया जा रहा है। क्लियर है किसका नहीं तो क्या रहेगा बोलिए। और क्लॉज टेस्ट मतलब क्या होता है ज्यादातर, ये क्लॉज टेस्ट या क्लॉज रीडिंग टेस्ट ये एक एक्सरसाइज होती है जहाँ पर स्टूडेंट को प्रोवाइड हुआ जाता है एक पैसेज जिसके अंदर कुछ वर्ड मिस कर दिए जाते हैं क्लॉज टेस्ट में, और एक्सपेक्ट होता है कि फिल करे ब्लैंक राइट वर्ड्स लेकर एक्सप्लेनेशन आने के बाद, तो सी जवाब उसका सही जवाब। हाँ, तो ये डायरेक्ट था, कंफ्यूज करने के खाली जगह को पूरा करो, और ये व्याकरण को तो नहीं था, अनुच्छेद को पूरा करना ही कंफ्यूज करना था। तो क्लॉज परीक्षण मतलब इसमें क्या होता है, टीचर की निगरानी का उसका मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं कि फाइनल एग्जाम है या कुछ, लेकिन क्लॉज टेस्ट का मतलब ये होगा कभी भी कि क्लॉज रीडिंग टेस्ट भी कहा जाता है। आप क्लॉज टेस्ट को एक दूसरा नाम याद रखिए, क्लॉज रीडिंग टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट को एक पैसेज दिया जाता है तो जहाँ पर कुछ वर्ड्स उसमें से मिस कर दिए जाते हैं, हम यहाँ पर यह कंफ्यूज किया गया था कि हर छठे या सातवां, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पंक्ति वो मतलब नजम वगैरह ही रहना, नहीं देते थे तो पहला हटा था मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि छठा सातवां ही हटाना, कभी भी वो उसमें से क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड्स को सर्टन वर्ड्स को निकाल लेते हैं। 6 या 7वां नहीं लिख रहे तो ये हो जाता हाँ, छठा या सातवां नहीं लिखते थे अगर, तो ये हो जा रहा था। हाँ नहीं भी लिखते थे, और अगर लिखते थे कि बीच बीच में से हटा दिया जाता, तो ऐसे में भी क्लॉज टेस्ट ही होता था। फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ही कैटेगरी में आता है एक्सपेक्ट करना, लेकिन पैसेज के थ्रू होता है। इसका मतलब क्या होता है, पैसेज के थ्रू, ये पैसेज पूरा करने के लिए मतलब, तो ये याद रखना है बस। तो उसके बाद है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कि भाषा कौशल मतलब क्या है, उसका मतलब हाँ लैंग्वेज स्किल, लिंग्विस्टिक स्किल के लिए लिसानी महारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत क्या है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, कि एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं। दूसरा है कि भाषा कौशल जो होता है तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मुतासिर करते हैं एक दूसरे को। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड, या फिर भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। तो इसका जवाब है ए। भाषा, अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब के बाद और मीटिंग रहेंगी, तो 1 ही मिनट रह गया, इसके लिए उसको जल्दी लिया जा रहा है कि भाषा कौशल के संबंध में गलत जो है, तो भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाना, तो एक ही क्रम में नहीं होता। भाषा कौशल लिसानी महारत एक ही क्रम में नहीं होता अर्जित, एक दूसरे को प्रभावित करते, इंटर रिलेटेड है। और भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जा सकते, उसका उल्टा है, उसका उल्टा दूसरे से संबंधित है और प्रभावित करते एक दूसरे को। तो ये हो गया। और अब ये मगरिब के बाद ये सवाल लेने वाले हैं, इसको पढ़ लीजिए। मतलब सवाल के अलावा शायद वो खत्म ही हो गए यहाँ पर, तो अच्छा ही हुआ बहुत। तो ये यहाँ पर ये हिंदी का खत्म हो गया है। अब उसके बाद में डायरेक्ट मैथ्स के पेडागोजी चालू करना है सीधे सीधे, क्योंकि वही एक सर रहेगा। कल की और आज की पीडीएफ भेजते सर। हाँ, ये पीडीएफ भी अभी सेंड कर देते। हाँ कल का भी भेजना था सर, जरा हमको कल का मन नहीं आया था सर। ओके, ये हम पूरा पीडीएफ सेंड कर देते। ठीक है, तो मैथ्स शुक्रिया का सर। स्टार्ट करेंगे ना मगरिब के बाद। हाँ इंशाल्लाह जी।